तो बच्चों, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो आप सभी लोगों का स्वागत है पीसीएम एक्सपर्ट 2.0 चैनल में। तो जहाँ तक आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको 8 प्रश्न तक करा दिए थे। यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे 9वां प्रश्न हम। तो देखो भैया, 9वें प्रश्न में क्या दिया है। तो 9वें सवाल में 2 चार्ज दिए हैं। एक चार्ज है QA, जिस पर जो चार्ज है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और अनदर चार्ज है आपका QB। इस पर भी इतना ही चार्ज है, लेकिन वो माइनस का है, -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। और इसमें 2 बिंदु दिए हैं। वो बिंदु हैं ए बिंदु है, देखो 0,0 -15 सेंटीमीटर। दूसरा बिंदु है आपका 0,0 +15 सेंटीमीटर। ये तो भाई ये 2 बिंदु दिए हैं। अब क्या करना है इसका, ये बिंदु देखने कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ एक प्लेन खींचा हमने, ये 0 दर्शाता है x अक्ष को, ये दर्शाता है y अक्ष को, और ये दर्शाता है किसको, z अक्ष को। तो इधर की साइड हमारा x अक्ष हो गया, यहाँ हो गया हमारा y अक्ष हो गया। ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया z अक्ष। समझ में आया। x अक्ष क्या है, 0 है, ये भी 0 है। -15 सेंटीमीटर किधर होगा, माइनस इधर होगा। तो -15 सेंटीमीटर, यानी हमने यहाँ मान लिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, z अक्ष पे। ये भी +15 सेंटीमीटर, ये भी z अक्ष, और एक प्लस वाला किधर होगा, इधर होगा। तो ये कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये ए पॉइंट है, और ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। समझ आया। देखो आगे 2 बिंदु दिए हुए, आगे देखो। तो अब हमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कुल आवेश, और कुल आवेश कैसे निकालते हैं। देखो, कुल आवेश निकालने के लिए ए पे आवेश है उसको, और बी का आवेश है उसको, दोनों को क्या जोड़ देंगे, QA, और बी पे आवेश QB, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो QA आवेश कितना है, 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम प्लस, और QB पे आवेश कितना है, -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। भाई प्लस का प्लस माइनस, और ये प्लस का और माइनस का दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल आवेश कितना आया हमारा, कुल आवेश आया 0। ठीक है। चलो भाई देखो, फिर कुल आवेश हमारा 0 आ गया है। अब पूछ रहा है वो क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 2L × Q। यही तो होता है, 2L × Q। 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और 2L दूरी कौन सी होगी, यहाँ 2L दूरी ये होगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी 2L दूरी। तो भैया यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से 15 सेंटीमीटर प्लस, और यहाँ से 15 सेंटीमीटर माइनस। तो दूरी दोनों की कितनी मिलेगी हमें, 30 सेंटीमीटर मिलेगी, या कि नहीं मिलेगी। 2L दूरी कितनी, 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसमें 10⁻⁻2 का गुणा कर दो। 30 × 10⁻⁻2। और चार्ज कितना है हमारा, चार्ज है 2.5 × 10⁻⁻7। करो इसका, तो ये आ जाएगा 25 × 75, और पॉइंट 0 हट जाएगी वो। -7 -2 कितना हो जाएगा, -9। तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ गया, इसको एक पॉइंट लगा दो यहाँ 7.5, और यहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा, -8, 10⁻⁻8। तो हमारा जो आघूर्ण है इसका SI मात्रक, और बताओ इसका SI मात्रक क्या होगा, दूरी है तो क्या हो जाएगा, मीटर, और आवेश है तो कूलम, तो इसका हो जाएगा कूलम मीटर SI मात्रक। देखो हमारे 9 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब 10वां प्रश्न देखते हैं हम क्या है। 4 × 10⁻⁻9 कूलम
मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो देखो भैया सभी बार चलो भैया देखो 10वां प्रश्न क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, और क्या दिया है ई दिया है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, और निकालना क्या है भैया, हमें निकालना है बल आघूर्ण। क्या निकालना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण निकालना है, टाउ जिसे बोलते हैं ना, टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो टाउ का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, यही होता है ना। P कितना है हमारा 4 × 10⁻⁹, E कितना है 5 × 10⁴, और साइन थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, 5 × 20, 10⁻⁻4 और प्लस 10⁻+4 कितनी हो जाएगी -9 और +4 10⁻5, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2। 2 से ये 10 बार कट जाएगी, है ना, 10 × 10⁻5, और यहाँ कितना होगा 1 10⁻1 और -5 कितने 10⁻4। यही तुम्हारा टाउ है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर। यही प्यारा सा बच्चों आपका आंसर है। तो देखो भैया 10वां प्रश्न आसानी से हमने कर दियो। अगला देखो 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। और ए में पूछा स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। देखो भैया देखो 11वां जो प्रश्न है, पहले तो ये चीज़ देखो, एक गोला है ये मानो ऊन का है, और एक है किसका पॉलीथिन है। एक पॉली लिख देते हैं, इसे हम पॉलीथिन समझेंगे। तो वो हो रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा। अब ऊन से रगड़ा है और पॉलीथिन का टुकड़ा, और जिस पे कितना चार्ज आया भैया Q = 3 × 10⁻⁷ कूलम किस पर आया है पॉलीथिन पर आया है। तो इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे पॉलीथिन पे गए होंगे। अगर पॉलीथिन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो क्या हो गया, ये ऋणावेश हो गया या नहीं हुआ, ऋणावेश। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव बोल रहा है वो, ठीक है ना। और ऊन पे अब एक ऋणावेश हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा धनावेश। भाई एक ऋणावेश तो दूसरा धनावेश। यहाँ से क्या हुए, ऊन से इलेक्ट्रॉन गए, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ क्या हुआ होगा प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा, और प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा तो ये कैसा हुआ धनावेश हुआ। अब जो पहला सवाल हमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की कितनी संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालते कैसे, हमने पढ़ा है कि Q = Ne, और Q हमारे पास है, E क्या है बताओ, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना। तो N निकाल लेंगे, N निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, N = Q/E, ठीक है ना। और Q कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और E कितना 1.6 × 10⁻�19 कूलम। तो N निकल आएगा। तो भाई पॉइंट से हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ाए दो, तो यहाँ हो जाएगा 30/16 × 10⁻, देखो -19 ऊपर जाएगा प्लस, और +19 और -7 कितना हो जाएगा 10⁻12। तो ये आएगा भाई आपकी 16 से इसे काटोगे तो ये आएगा 1.875 × 10⁻12। और इसको हम देखो इसको लिख सकते हैं N = 2 × 10⁻12। बिकॉज क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो चार्ज होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। और ये चीज़ हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें इसको क्या मान लेंगे 2 × 10⁻12 मान लेंगे। देखो भैया अगला क्या कह रहा है,
क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्निहित का स्थानांतरण भी होता है? और सन्निहित का मतलब होता है द्रव्यमान। अब देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो सीधी सी बात है मास का भी ट्रांसफर हुआ होगा, यानी मास का भी स्थानांतरण हुआ होगा। तो मास का देखो इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर मास होता है हमारा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। बहुत छोटा होता है पर होता है ना। तो कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो द्रव्यमान उसका हम निकाल लेंगे। देखो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 में गुणा किसका करेंगे? इसका करेंगे। 2 गुणा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 गुणा 10 की पावर 12 निकाल लो। 2.9 दूनी 18 गुणा ये भाई देखो 10 की घात माइनस 31 और ये देखो 10 की घात 12, तो कितने बचे? बताओ कितने बचे? देखो कितने बचे? 10 की घात माइनस 19 बचा। तो भाई इधर लेंगे इसको 1.82, तो यहाँ 10 की घात माइनस 18, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम क्या तो भाई देखो 1.82 गुणा 10 की घात माइनस 18, और इसे क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम 2 गुणा 10 की घात माइनस 18 लिख सकते हैं। और इसमें अब कह सकते हैं हाँ होता है, लेकिन होता कितना है? नगण्य मात्रा में। मास का क्या होता है? नगण्य मात्रा में, बहुत कम, बहुत छोटा मास ट्रांसफर होता है। देखो भैया हमने 11 प्रश्न कर लिए हैं। 12वें प्रश्न देखो, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? और गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है, मतलब बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो देखो भैया पहले तो एनसीईआरटी की भैया यह की जो थ्योरी है ना, यह की जो लैंग्वेज है, 12वें प्रश्न देखो, ठीक है। यह की जो लैंग्वेज है बड़ी खतरनाक है। एक गोला ए है और दूसरा गोला कौन सा है? बी है, और इनके बीच की जो दूरी क्या है? आर दी हुई है। और पृथक पृथक क्या बता रहा है? अलग अलग दोनों पर, यानी कि सेम आवेश है। तो ए पे क्यू ए कितना आवेश है? 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम, और बी पे यानी कि क्यू बी पे भी कितना है? 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। समझ में आई बात? ठीक है। और आर जो दूरी दी है कितनी? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब मीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? बताना क्या है इसमें भैया? प्रतिकर्षण बल बताना है। और वही कूलम चच्चा वाला नियम क्या कहते हैं? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का वैल्यू 9 गुणे 10 की घात माइनस 9 गुणा Q1 कितना दिया है? 6.5 10 की घात माइनस 7। अगला 6.5 10 की घात माइनस 7 R स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखो आगे 9, ठीक है। 10 की घात 9, 6.5 इनको करो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 गुणा 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7, और 1/2 हो जाएगा 1/4, और 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी कि गुणे में हो जाएगा। तो 9 गुणा 4 9 चौका 36 गुणा 6.5 गुणा 6.5 का गुणा करेंगे और उसका गुणा 36 से कर दियो फिर, ठीक है। देखो 6.5 गुणा 6.5 गुणा ये देखो -7 प्लस -7 -14 और प्लस 9, यानी कि 10 की घात -5 बचेगी, ठीक है। उसके बाद इनका गुणा करेंगे तो आएगा 1521 गुणा 10 की घात -5, और इसको 3 पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 3 यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 1.521
गुणा यहाँ बचेगी 10 की घात माइनस 2। तो ये आ गया आपका बल। क्या आ गया? बल आ गया। बल है तो क्या आ जाएगा? न्यूटन इसका मात्रक। तो देखो भैया, ये था इसका पार्ट ए। और पार्ट बी क्या बोल रहा है, देखो, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। बहुत आसान तरीके से यह करेंगे। देखो देखो भाई बी क्या बोल रहा है वो, क्या यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दें तो आवेश यानी Q1 है तो उसकी मात्रा क्या हो जाए 2Q1। ऐसे ही दूसरा Q2 है, इसकी भी क्या आ जाए 2Q2। और दूरी क्या कर दें R, तो यानी R को क्या करते हैं आधी कर दें तो आधी दूरी यानी R/2। ठीक है, अब देखेंगे F बराबर होता क्या है K Q1 Q2 अपॉन R²। अब F डैश क्या आएगा, F डैश यानी K Q1 को 2 गुना यानी 2Q1। ठीक है, Q2 को भी 2 गुना तो 2Q2 और R को R/2 रखेंगे तो R² यानी कि R/4 आ जाएगा। R²/4 आ जाएगा। 4 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4। ठीक है ना, देखो यहाँ देखो, ऐसे देखो 4 ऊपर जाएगा यहाँ से और ये दोनों 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो K 16K F बराबर 16K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 अपॉन R², ये F डैश है ना। तो देखो ये किसके बराबर था, ये F के बराबर है। तो क्या हो जाएगा F डैश 16 F हो जाएगा। और F हमने इसमें निकाला हुआ है तो F कितना है हमारा, F डैश फिर कितना आएगा 16 गुणा कितना है बेटा 1.521 गुणा 10 की घात माइनस 2। देखो अब 16 का गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 24.0 इंटू 10⁻⁻²। अब यहाँ देखो F डैश 24 है यानी कि 100 को भाग देंगे यहाँ में 10 की पावर -2 को मतलब क्या है 24 में 100 को भाग देना। तो 100 को भाग देंगे तो ये आ जाए 0.24 F डैश यानी कि न्यूटन। तो इतना बल लगेगा। ठीक है, समझ। देखो भाई 12 क्वेश्चन बड़े प्यारे तरीका से हमने कर दें। ठीक है, 13 में प्रश्न देखेंगे बड़े अच्छे से। मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले यानी ऊपर वाले सवाल की बात कर रहा है। ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, यानी भैया जहाँ पे कोई भी चार्ज ना है, अनावेशित जहाँ पे बिल्कुल चार्ज ना, 0 चार्ज है, गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो भाई 2 गोला लें, पहले एक से टच करायो फिर दूसरे से टच करायो, है ना, फिर दोनों से ही अलग कर दो। देखो यह प्रश्न है, देखो भाई प्रश्न नंबर 13 में एक गोला ए मान लो, एक गोला, ठीक है ना, ठीक है ना, एक गोले पे चार्ज Q और दूसरा गोला कौन सा है B, इस पे भी चार्ज Q और एक तीसरा गोला लिया है हमने जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उसका नाम है C। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे क्या करना है, टच कराना है, स्पर्श कराना है। तो क्या करेंगे, गोले ए को स्पर्श कराने पर, तो भाई काऊ अनावेशित गोला है, हम काऊ आवेशित गोला थे टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं तो उसका जो चार्ज होता है, आवेश होता है, क्या हो जाता है, आपस में बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो C वाँ गोला है, यहाँ A वाँ गोला है और ये B वाँ गोला है, तो B गोला पे जो चार्ज होगा वो तो यही रहेगा। ठीक है, तो A गोला पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, Q/2 आधा हो जाएगा, और जो C गोले पे भी चार्ज कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, आधा आधा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अब कहाँ टच कराएंगे, गोले B से टच कराएंगे। किससे, गोले B से। क्या करेंगे, गोले B को C से स्पर्श कराने पर
स्पर्श कराने पर देखो क्या होता है, यहाँ भी चार्ज कितना है Q2 और यहाँ कितना है Q। यहाँ देखो C है, इस पर Q2 चार्ज है। यहाँ देखो A पे कितना चार्ज है, यहाँ भी Q2 है और इस पर कितना चार्ज है Q। ठीक है ना। अब इसको इससे टच करा रहे हैं, यानी कि C को B से टच करा रहे हैं, तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा Q प्लस Q/2। टोटल चार्ज कितना आया, यानी कि 3Q/2। कोई दिक्कत। अब इन दोनों का आधा जो चार्ज होगा, आधा आधा करेंगे अब इन दोनों को, तो हाफ हाफ हो जाएगा ना। तो 3Q/2 हटाएंगे तो क्या होगा 3Q/4, यानी 2 को गुणा और हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो ठीक है ना, 2 का गुणा और हो जाएगा यहाँ में। तो दोनों पे अब चार्ज कितना आया, इस पे भी चार्ज कितना आया 3Q/4 और इस पे भी चार्ज कितना आया 3Q/4 आ गया। ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, अब जो C है ये हटा दिया है। अब इस पे चार्ज कितना रहा 3Q/4 और इस पे Q/2 और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 50 सेंटीमीटर थी। कितनी थी 50 सेंटीमीटर। निकालो फोर्स, बल तो निकालना है। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। ठीक है ना। देखो F बराबर वही चीज़ 9 गुणा 10 की पावर 9, क्योंकि यही तो मात्रक होता है, इसका मान होता है। Q1 कितना है गुणा Q2 है, Q1 जो है, और Q2 कितना है यह है गुणा 3Q/4। ठीक है। नीचे क्या है, दूरी क्या है R²। कोई दिक्कत। ठीक है। आगे देखो F बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 यहाँ 3/8 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा R²। तो भाई चार्ज तो वही था जो पहले क्वेश्चन में था 6.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम, और ये भी क्या था, तो इन दोनों को रख देते हैं 3/8 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 और 4 था 6.5 गुणा 10 की पावर -7, इसका क्या था होल स्क्वायर, और R क्या था यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी 1/4 आ रहा था ये। ठीक है ना। तो इसका हमने मान निकाला हुआ है पहले क्वेश्चन में, है ना। पहले प्रश्न में इसका कितना मान निकला, देखो यह को मान जो निकालो हमने कितना निकाला था 3/8 इंटू इसका मान निकल के आया था 1.5 इंटू 10⁻²। ठीक है ना। अब इसका इससे करेंगे, देखो यहाँ करो 4.5/8 इंटू 10⁻², इसका इसमें करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा फोर्स निकल के आपका 5.625 इंटू 10⁻³ क्या न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। यही इस सवाल का प्यारा सा आंसर है। तेरे प्रश्न कर लिए भाई। 14वां प्रश्न क्या है, देखो चित्र 1.3 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह यानी ट्रैक्स दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश सन्निहित अनुपात यानी Q/m अधिकतम है। सहित यानी द्रव्यमान, आवेश बटा द्रव्यमान का रेशियो पूछ रहा है ना। तो देखेंगे इसका ये दिया हुआ है और ये इसका एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। देखो भाई पहले तो ये प्यारा सा चित्र बनाएंगे, है ना। तो इसका चित्र देखो, ये यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ प्लेट पे प्लस प्लस चार्ज है। यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ माइनस 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 के चार्ज हैं। ठीक है। यहाँ से ये जा रहा है, ऐसे कण है, एक समान आवेश क्षेत्र है ये, और ये यहाँ से ऐसे हो रहा है। यहाँ से दूसरा कण जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है ऐसे ही डाइवर्ट हो रहा है, और यहाँ से जा रहा है तीसरा कण, ये इधर डाइवर्ट हो गया। ठीक है। और यहाँ तुम्हें दिया है एक ग्राफ y का, देखो भैया तो ये y है और ये क्या है x है। हमारे पास इसकी एक इक्वेशन होती है 11th क्लास से निकाली थी,
जो होती है QE/2mv², ठीक है ना, ये इक्वेशन होती है। और इनटू होता है इसमें x², क्या होता है, x² होता है। यानी कि देखो x² यानी कि इसकी दूरी, ठीक है, Q आवेश, E यानी कि विद्युत क्षेत्र, mv। तो यहाँ पर जो है इसमें देखो कण जो है E यानी विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान यानी ये E क्या है, कांस्टेंट है ना, स्थिर है, क्या है, स्थिर है या फिर कांस्टेंट है, ठीक है। और एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इसकी वेग क्या होगा, वेग भी क्या है, कांस्टेंट बताया है। क्या बताया है, कांस्टेंट, स्थिर बताया है। ओके। और दूरी देखो, तीनों ही कणों की जो लंबाई है, ये वाली कणों की लंबाई ये है, ये क्या है, बराबर है। तो देखो भाई x है यानी कि दूरी का इन सबन की लंबाई का एक समान है। एक कण 1, कण नंबर 2 और कण नंबर 3, ठीक है, इनकी क्या है, दूरी एक समान है, एक समान है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी, x भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिलती है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q/m, यानी भैया तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q/m, यानी कि मतलब क्या है कि या को y जाको ज़्यादा होगी, या को Q/m ज़्यादा होगा, यानी कि आवेश बटे द्रव्यमान का जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी y यानी जाकर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो कौन को ज़्यादा है, इसका देखो कम है, इसका देखो इसका भी कम है। और सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है, किसकी है, कण नंबर 3 की। तो यहाँ क्या होगा, कण नंबर 3 का ही Q/m यानी आवेश बटे क्या, द्रव्यमान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। यही पूछा है इस सवाल में, यही इसका आंसर है। अगला जो प्रश्न है भैया 15वां, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10³ I कैब। अब I कैब से क्या समझे आप लोग, बताओ। I कैब मतलब ये किसकी दिशा बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। और I कैब किस साइड में होता है, x अक्ष की साइड में होता है। पर विचार कीजिए, A है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। देखो भाई यह चीज़ है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि E दिया हुआ है हमें क्या, 3 × 10³ I कैब न्यूटन प्रति कूलाम। तो I कैब का मतलब क्या है, पहले तो यह देखो, ये हमारा y अक्ष है और ये कौन सा है, x अक्ष है। और x अक्ष की तरफ क्या है आपका, ऐसे ऐसे जा रहा है विद्युत क्षेत्र। और ये क्या है, z अक्ष है, ठीक है ना। और जो पहला प्रश्न है तुम्हारा A है, क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, यानी कि YZ, y कहाँ है, ये रहा, और z कहाँ है, ये रहा, z अक्ष, इसके तल से, यानी क्या रखा है, एक वर्ग रखा है, यानी कैसे, समांतर, ऐसे 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 एक क्या रखा है यहाँ, ये क्या रखा है, एक वर्ग रखा है, यानी जाके जो भुजा है 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला क्या बता रहा है, फ्लक्स बताना है हमें। क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। देखो देखो भैया, फ्लक्स बताना है तो सबसे पहले देखेंगे थीटा, यानी कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो किस साइड में, इस साइड में। और इसका क्षेत्रफल सदिश किस साइड में होगा, इसका वर्ग का क्षेत्रफल सदिश किस साइड में होगा, देखो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, तो ये भी किस साइड में होगा, इसी साइड में होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल निकल रहा है वो कितना है, थीटा जो निकल रहा है वो कितना है, 0 डिग्री है। थीटा कितना निकल के आया, 0 डिग्री निकल के आया, ठीक है ना। तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है भैया, EA cos थीटा, EA cos थीटा, EA cos थीटा होता है। अब हमें चाहिएगा भैया, देखो A चाहिए एरिया, तो किसी वर्ग का जो एरिया होता है क्या होता है, यानी कि क्षेत्र होता है, क्या होता है, ये होता है 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा,
1 आएगा, 0.1 आएगा ना। तो 0 एरिया निकालना है, तो उसका क्या होता है, साइड का वर्ग होता है। साइड का वर्ग यानी 0.1 इंटू 0.1 यानी 1 इंटू 1 यानी कि 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ठीक है ना, -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया आ गया, ठीक है ना। देखो अब हमारे पास ई है, ई कितना है, 3 गुणा 10 की घात 3, एरिया कितना है, 1 गुणा 10 की घात -2 कॉस थीटा यानी कॉस 0। आगे देखो 3 ही आएगा, 10 की घात 3 और -2 यानी कि गुणा 10, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स, फ्लक्स आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30। और फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। समझ आया, फ्लक्स आ गया ना, यही निकालना था हमें। अगला देखो भैया, ये तो है वो, ए पार्ट कर लिया है, बी पार्ट देखेंगे। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अविलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो देखो भैया, अब क्या करो, अब एक्स अक्ष दे का बनाना, 60 डिग्री को कोण बनवा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई 60 डिग्री को कोण बना लो। अब थीटा कितना होगा, 60 है वो, जब कितना हो 0, अब कितना होगा थीटा 60 है हो गया। तो वी पार्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखो जब तल का अविलंब, ठीक है, अविलंब 60 डिग्री कोण बनाए, कितने डिग्री, 60 डिग्री कोण बनाए, तो अब फ्लक्स होता क्या है हमारा, ई ए कॉस थीटा, यही तो होता है। ई कितना, 3 गुणा 10 की पावर 3, ए कितना 10 की घात -2 और कॉस थीटा यानी कॉस 60, ये तो यहाँ से आ गया 30 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 यानी 1/2। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, 15 एक बार कट गया, ये फ्लक्स आ गया 15 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही इस सवाल का खूबसूरत सा आंसर। समझ भैया, 15 प्रश्न है हमारे, है ना। 16वां प्रश्न देखेंगे। अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। अब उसने क्या किया है, एक घन रख दिया है, क्या रख दिया है, घन रख दिया है। देखो किस प्रकार रखा है, देखो 16वां प्रश्न। अब क्या है, ये हमारा वाई तल, ये एक्स और ये जेड, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। किया क्या है उसने, यहाँ एक क्या कर दिया भैया, यहाँ एक क्यू है, क्या है क्यू, ऐसे क्यू है एक, ठीक है। देखो ऐसे एक क्यू रख दिया या, ठीक है। अब इससे देखना है कि फ्लक्स कितना गुजरेगा, ठीक। देखो जब हमारा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा किधर है, इधर, और इसका इस वाले भाग का जो एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल वो कितना होगा, 0। तो यहाँ θ1 बराबर ई ए कॉस 0, कितना आएगा, ई ए कॉस 0। अब θ2 देखो, ये वाला देखो, ये वाला है ना, इस साइड वाला, यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, θ2 मानो इसे, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0, ई ए कॉस 0 डिग्री। यहाँ देखो थीटा, इस वाले पार्ट का, ऊपर वाली साइड का देखो, है ना, इसका थीटा क्या आएगा, θ3। देखो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र किधर है, एक्स के तल में, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कितना अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो θ3 की वैल्यू क्या, यानी फ्लक्स की, इसका फ्लक्स 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये भी फ्लक्स और ये भी फ्लक्स, है ना,
फ्लक्स 2, फ्लक्स 1 और फ्लक्स 3, इसकी वैल्यू 0। ऐसे ही ऊपर का 0 और नीचे का भी, ये क्या होगा, ये भी फ्लक्स 4, ये भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब देखो इधर वाला, ये वाला पार्ट देखो, θ5 यानी क्या फ्लक्स 5, ये भी क्या होगा, यहाँ भी कैसा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी 0 होगा फ्लक्स। और ऐसे ही इस साइड वाला, ये भी क्या होगा, फ्लक्स 6, ये भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, 90 एंगल का कोण बना रहा है, और 90 एंगल का कोण बना रहा है, तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और हम कुल फ्लक्स देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, अब हमारा कुल फ्लक्स, ठीक है, क्या हो रहा है, फ्लक्स बराबर फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 फ्लक्स 4 प्लस फ्लक्स 5 प्लस फ्लक्स 6। ठीक है ना। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, देख 4 तो हमारे 0 है ही, इसे देखो E A cos 0, ये किस साइड में, पॉजिटिव साइड में, और ये किस साइड में, इधर को जा रहा है E A cos 0, ये किस साइड में, नेगेटिव साइड में, तो ये फ्लक्स एक नेगेटिव में बराबर फ्लक्स होगा, और ये किस सर, पॉजिटिव में है, तो प्लस यानी पॉजिटिव का नेगेटिव से एक दूसरे के बराबर फ्लक्स हैं और अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस वजह से ये दोनों फ्लक्स क्या करेंगे, आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे, यानी काट देंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो हमारा टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका घन का 0। यही आपका बहुत अच्छा सा आंसर है।